हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका टॉपर्स नीट में। सब कोई ठीक हो गए, सब कोई अच्छे से हो गए, ठीक है। और आज भी अपन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। इस टॉपिक से ऑन एन एवरेज हर साल अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैं बात करूं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या होता है? अरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आप पॉपुलेशन को रोक सकते हो। जो पॉपुलेशन आप बढ़ा रहे हो ना, 4, 5, 10 बच्चे पैदा करके, तो उस पॉपुलेशन को आप रोक सकते हो। उसी टेंडेंसी को अपन बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है बच्चों? सबसे पहले इसकी हेडिंग में डाल दूं, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ना 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आएगा नेचुरल, दूसरा आता है बैरियर, तीसरा आता है केमिकल, और चौथा आएगा क्या? सर्जिकल। इस 4 तरीके से ही ना आप किसी पॉपुलेशन को रोक सकते हो। यही 4 ऐसा फंडा है जिससे आप किसी पॉपुलेशन को रोक सकते हो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो चलिए सबसे पहले नेचुरल, फिर केमिकल, फिर बैरियर, फिर सर्जिकल के बारे में पढ़ेंगे। और आई होप कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। दिस इज माई गारंटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? देखो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ना कि अपने दिमाग का यूज करके किसी सिस्टम को, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करे, उसे ही बोलते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अपना दिमाग इस्तेमाल करके, ठीक है, दूसरों का दिमाग नहीं, कोई गोली कोई दवाई खा के नहीं, केवल अपना दिमाग इस्तेमाल करके किसी भी सिस्टम को आप परफॉर्म कर दो। दिस फिनोमिना इज नोन एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। अब देखो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कोई नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नो केमिकल, नो बैरियर, कोई बैरियर का इसमें यूज नहीं होता है। और इसका जो फेलियर रेट है ना भैया बहुत हाई है। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर तुमसे कोई पूछे कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन है तो सर्जिकल होता है, चीर दो फाड़ दो खत्म कर दो। लेकिन नेचुरल अपने दिमाग से इस्तेमाल करना है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई केमिकल यूज नहीं होता, कोई बैरियर नहीं होता है, लेकिन इसका फेलियर रेट बहुत हाई होता है, ठीक है। पहला नेचुरल में सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसे अपन बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। अच्छा, क्वाइटस इंटरप्शन मतलब क्या होता है? क्वाइटस इंटरप्शन का मतलब होता है कि जो सीमेन हम किसी फीमेल के वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, अगर उसी सीमेन को हम बॉडी के आउटर सरफेस पे क्या कर दें? डिस्चार्ज कर दें, दिस इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्शन। क्वाइटस इंटरप्शन का मतलब क्या होता है कि जो सीमेन हम किसी वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, अगर उसी सीमेन को हम उस वेजाइना के अंदर ना डिस्चार्ज करके बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर दे, इसी सिस्टम को अपन बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। लेकिन इसका भी फेलियर रेट बहुत हाई है, फेलियर रेट इसका भी हाई है,
ठीक है। सपोज कि कभी कभी क्या होता है कि आप सोचते हो कि मैं बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करूं, तब तक वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। तो पहला नेचुरल के अंदर पता चला ना क्या होता है, तो पहला नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर जो पार्ट आएगा उसे अपन बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। यहां तक समझ में आया ना। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा कौन होगा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, दूसरा कौन होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अच्छा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है समझना है। आपकी एनसीईआरटी में एक ऐसे फिगर दे रखा है और बताया है कि 14 तारीख को क्या होता है, ओवुलेशन आता है। किसी फीमेल के अंदर 14 तारीख को क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है। अगर 14 तारीख से आप 3 दिन आगे, अगर 3 दिन पहले अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं आते हो तो क्या होगा, आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो, आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो, आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो। अच्छा, 3 दिन 14 से 3 दिन पहले क्यों, सपोज कि 10 तारीख को आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आए हो, ठीक है, 10 तारीख को आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आए हो, तो हमारा जो स्पर्म होता है 3 दिनों तक सरवाइव कर जाता है। और 14 से 3 दिन आगे क्यों, इसलिए क्योंकि 3 दिन आगे तक हमारा जो एग होता है फीमेल का ना, वो भी 3 दिन तक सरवाइव करता है, 72 घंटों तक सरवाइव कर सकता है। तो ये 10 तारीख से 18 तारीख के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। आकि इस समय अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से बच जाओगे भैया, तो गारंटी आप प्रेगनेंसी से बच जाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी फीमेल्स का मान के चलो कि आ गया 18 तारीख को, किसी का 20 को आ गया, कोई नहीं जानता, तो इसका भी फेलियर रेट बहुत हाई है। एक क्वेश्चन मैं आपको अगर बता दूं, अगर किसी फीमेल्स की एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 को आती है, तो 35 में से आपको 14 माइनस कर देना है, उसी दिन ओवुलेशन आएगा। तो उससे 3 दिन आगे और 3 दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं आना है। अगर किसी फीमेल का 30 तारीख को एमसी आती है, ठीक है, तो इसमें से 14 माइनस कर दो और जो बचेगा उसी दिन ओवुलेशन आएगा। अगर उससे 3 दिन आगे और 3 दिन पहले आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से बच जाते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो पहला क्वाइटस इंटरप्शन मतलब कि सीमेन को वेजाइना के अंदर ना डिस्चार्ज करके बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर दो, दिस इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्शन। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब होता है कि 14 तारीख को एनसीईआरटी कहती है 14 तारीख को ओवुलेशन आता है, तो 14 से 3 दिन आगे और 14 से 3 दिन पहले अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स से बच जाते हो, तो फिर भी आप प्रेगनेंसी से बच जाओगे। 14 से 3 दिन पहले इसलिए क्योंकि 3 दिनों तक स्पर्म सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रहता है फीमेल के अंदर, और 3 दिनों तक उसका ओवम भी क्या करता है, सर्वाइव रहता है, जिंदा रहता है। तो इसीलिए ये 10 से लेके 18 के बीच में नहीं करना है। अगर इसके बीच में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आओगे भैया, तो समझ लो खुशखबरी सुनाई दे देगी, लल्ला का खुशखबरी सुनाई दे देगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन एमसी आती है, अगर एमसी 40 तारीख को आती है किसी फीमेल्स की, तो उसमें से 14 माइनस कर दो, तो उसका ओवुलेशन पीरियड कब होगा, 26 तारीख को होगा। 26 से 3 दिन आगे और 3 दिन पहले आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में मत आइए। क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है जिसे अपन बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। तीसरा है जिसे अपन बोलेंगे क्या, अच्छा, एमिनोरिया का मतलब होता है ना, ये मतलब होता है अब्सेंट, और एमिनोरिया का मतलब होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ लोगे तो लैक्टेशनल एमिनोरिया मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर कोई फीमेल एक बेबी को जन्म देती है, तो आफ्टर 6 मंथ
अप टू 6 मंथ मैं लिख दे रहा हूं, अप टू मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे ये दिक्कत हो जाएगा। अप टू 6 मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। अप टू 6 मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। अगर इस समय अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आओगे, अगर इस समय आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आओगे फिर भी आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो, क्योंकि आफ्टर अगर कोई फीमेल बच्चे को जन्म दे दी है तो 6 महीने तक एमसी नहीं आती है। और सपोज कि 5वें महीने में आ गया, तो मान के चलो 4थे महीने में आ गया, तो ये तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से नहीं आता है ना। अब मान के चलो 3रे महीने में आ गया तो फिर खुशखबरी सुनाई दे देगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अप टू 6 मंथ में लिखा हूं। इस समय इंटेंस लैक्टेशन होता है, जो लैक्टेशन होता है इंटेंस होता है। देखो मैं क्या लिख दिया यार, इंटेंस, इंटेंस फीडिंग होती है, फीडिंग लिख लो, ठीक है। क्यों होता है, देखो इस समय क्या होता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत हाई होता है। प्रोलैक्टिन हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत हाई होता है, और ये निगेटिव फीडबैक देता है GnRH, LH एंड FSH को, ठीक है। और जिसके वजह से क्या होता है, नो ओवुलेशन एंड नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में, सॉरी लैक्टेशनल एमिनोरिया समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फीमेल बच्चे को जन्म दे दी है तो उसके 6 महीने तक क्या होता है, प्रोलैक्टिन बहुत हाई होता है, जो GnRH, LH एंड FSH को निगेटिव फीडबैक देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। लेकिन इसका भी भैया फेलियर रेट है, इसका भी फेलियर रेट है। मान के चलो अब 6 महीने, मान के चलो 2रे महीने में ही आ गया, तो 3रे महीने में आ गया, तो फिर खुशखबरी सुनाई दे देगा, गारंटी खुशखबरी सुनाई दे देगा। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटी होती है ना, सब हार्मोन्स की वजह से होती है। एक बात आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपने सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। इस पॉइंट को ना जब अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो मैं उसमें बताऊंगा। एक हार्मोन होता है जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन्स का नाम है ना लव हार्मोन। कभी कभी ये हार्मोन्स जो होता है ना, एक फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा निकलता है, फीमेल्स के अंदर तो बहुत निकलता है, लेकिन मेल के अंदर यह हार्मोन बहुत कम निकलता है, बहुत कम निकलता है, नाम मात्र के बराबर, और फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा निकलता है। कभी कभी आप देखना कि कोई माँ जो होती है अपने बच्चे से क्यों इतना ज्यादा प्यार करती है। कभी सोचा है आपने कि गुस्सा आता है फिर भी नहीं मारती है, जब मारने जाती है ना तो उसके अंदर से ऑक्सीटोसिन भर भर के निकलने लगता है, जिसके वजह से उसके अंदर प्यार आ जाता है, और फिर हाथ को रोक लेती है, नहीं मारती है। भाई वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। और एक बाप को देखो भाई, गुस्से में मार देगा, पीट देगा, पैर हाथ सब तोड़ देगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है बहुत कम निकलता है। तो मेल्स के अंदर अगर ऑक्सीटोसिन भी होता ना, खूब ज्यादा भर भर के निकलता, तो मेल्स भी बहुत लोगों से प्यार करते, एकदम मारते नहीं किसी को। कभी लड़कों का झगड़ा देखना, उसमें मार पीट सब एकदम कत्ल वतल सब हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन निकलता ही नहीं है, प्यार आता ही नहीं है। इसीलिए जो माँ और बेटे के बीच का जो प्यार होता है ना, ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। एक माँ अपने बेटे को नहीं मारती है इसलिए क्योंकि उसके अंदर से भर भर के ऑक्सीटोसिन निकलता है भैया। तो ये मत समझना कि माँ प्यार करती इसलिए कि वो माँ है भैया, वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से वो आपसे प्यार कर रही है। पिता भी आपसे प्यार करता है, ऐसा नहीं, लेकिन वो मार देगा, गुस्सा करेगा, बहुत कुछ कर देगा, लेकिन माँ नहीं करती। जब मारने जाएगी तो बॉडी से जब बेटा माँ को टच करेगा ना, तो वैसे प्यार निकलने लगेगा, ऑक्सीटोसिन भर भर के निकलने लगेगा। जब ऑक्सीटोसिन भर भर के निकलने लगेगा बॉडी के अंदर, तो माँ फिर नहीं मारती है, वो प्यार निकलने लगता है। इसीलिए तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं।
कभी कभी मैं एक पॉइंट बता दूं, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर की पॉइंट है, मैं आपके नॉलेज के लिए एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। कभी कभी आपको लगता है ना हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं, देखो 20 सालों तक आपसे गलतियां हो तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स है ना हमें कंट्रोल करने वाले, वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो आप भैया गलतियां करोगे ही करोगे भैया, तो इससे कभी हेजिटेशन में नहीं आना है यार हमसे इतनी गलती हो रही है 20 सालों तक, मैक्सिमम 22 चले जाओ। लेकिन अगर 22 साल के बाद भी आपसे गलती हो रही है, फिर तो आपके हार्मोन्स की वजह से नहीं, आपके वजह से गलती हो रही है। अगर 20-22 साल से पहले हो रही है तो समझ लेना भैया कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर अभी पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमसे गलतियां रुक जाए। ठीक है ना, तो बात हमेशा याद रख लेना। कभी कभी सोचते हो ना जाके आत्महत्या कर लूं, कूद जाऊं, मर जाऊं, लेकिन नहीं कूद पाते। ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, तुम जीत जाते हो, अरे तुम्हारा हार्मोन्स तुम्हें रोक देता है, नहीं मत करो, गलत काम है। लेकिन जो 20-22 से नीचे होते हैं बच्चे, वो गलत कदम तुरंत उठा लेते हैं ना, क्योंकि वो पूरे हार्मोन्स डेवलप ही नहीं है भैया, वो कैसे बचेगा, वो सब डिसीजन गलत ले लेगा। इसीलिए बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहां तक समझ में आ गया ना नेचुरल में क्या क्या अपन पढ़े हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की मतलब कि 10 से 18 के बीच में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं आओगे तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो, खुशखबरी से बच सकते हो। क्वाइटस इंटरप्शन का मतलब होता है कि अगर सीमेन को वेजाइना के अंदर ना डिस्चार्ज करके बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करोगे फिर भी आप लल्ला होने से बच सकते हो, मतलब कि बेबी से बच सकते हो। अगर आप कोई फीमेल एक बच्चे को जन्म दे चुकी है तो 6 मंथ तक क्या करोगे, उसके अंदर ना ओवुलेशन आता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन बहुत हाई होता है, जिसके वजह से निगेटिव फीडबैक जाता है जीएनआरएच, एलएच एंड एफएसएच हार्मोन के पास, जो ओवुलेशन और किसको रोक देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है। तो नेचुरल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल में कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे बैरियर मेथड। बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है बैरियर मेथड भी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड। देखो बैरियर मेथड का डिफिनीशन क्या होता है ना, फिजिकली रोक दे, फिजिकली प्रिवेंट कर दे। किसको रोक दें, ट्रेन और बस को रोक दें। अरे स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक दो भैया, स्पर्म और ओवम को फिजिकली मेटिंग से रोक दोगे ना, तो उसी कंडीशन को अपन बोलेंगे बैरियर मेथड। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया ना आपको। अब देखो जो बैरियर मेथड होता है ना बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, मेल्स में भी होगा और किसके अंदर होगा, फीमेल्स के अंदर भी होगा। अच्छा, मेल्स के अंदर जो होगा जिसे अपन बोलते हैं क्या, कॉन्डोम, और फीमेल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्डोम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, वॉल्ट्स हो गया, डायाफ्राम हो गया। ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब आ जाएगा फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो मेल्स का काम क्या होता है, इस कॉन्डोम का काम क्या होता है मेल्स के अंदर, इस पॉइंट को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना है। ये किसको कवर करता है, पीनस को कवर करता है। किसको कवर करता है, पीनस को कवर करता है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये किसका बना होता है, लेटेक्स सीट का बना होता है। ठीक है, लेटेक्स सीट का बना होता है। कभी कभी लड़कों को शर्म आती है ना जाके मेडिकल स्टोर पे, भैया कॉन्डोम चाहिए, तो एनसीईआरटी ने इसका ना एकदम नया नाम, एकदम पॉपुलर नाम दे रखा है। अगर उससे आप जाके बोलोगे ना भैया हमें निरोध दे दो, तो फिर भी आपको कॉन्डोम दे देगा। यहां तक समझ में आया। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किससे बचाता है, एसटीडी से बचाता है भैया। सपोज कि ये पीनस है,
इस पीनस के अंदर अगर आप कॉन्डोम ऐसे यूज कर लिए हो तो वेजाइना के अंदर इंटर करेगा, और किसी फीमेल्स को एसटीडी है तो नहीं होगा। सपोज कि ये हुआ वेजाइना, इसके अंदर इंटर करेगा तो पूरा कवर कौन कर रखा है, ये कॉन्डोम कवर करके रखा है ना, तो जिसके वजह से क्या होगा, एसटीडी नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? अगर कहीं से डाउट है तो बता देना। और ये रीयूजेबल नहीं होता है, रीयूजेबल नहीं होता है, इसे आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करके फिर धुल देंगे फिर यूज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? अब देखो एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, आज केवल बैरियर मेथड ही पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में केमिकल, अगले टॉपिक में सर्जिकल मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। 20 मिनट आधे घंटे का ये लेक्चर चलेगा जिससे आपको भी कंफर्ट फील हो। अब देखो फीमेल्स के अंदर जो कॉन्डोम होता है ये किसको कवर करता है, तो ये सर्विक्स को कवर करता है। ये किससे प्रोटेक्ट करता है, तो ये एसटीडी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन जब मैं बच्चों से पूछता हूं ना तो तुरंत गलत जवाब देंगे। अच्छा क्या सर्वाइकल कैप, वॉल्स और डायफ्राम जो है ये एसटीडी से प्रोटेक्ट करते हैं? ये प्रोटेक्ट एसटीडी से नहीं करते हैं भैया, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, इस पॉइंट को याद रख लेना है, ठीक है। कैसे नहीं करते हैं मैं आपको दिखा दूं, आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं ये बनाया एक मिनट, ये मैं बनाया एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो सपोज ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना ओपनिंग हो गया, ये वेजाइना हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सपोज कि ये क्या करेगा, इधर देखो, ये इस सर्विक्स को क्या कर देगा, कवर कर देगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर इस फीमेल को एसटीडी है, इस फीमेल को एसटीडी है तो इसके बाहर जो फ्लूइड होगा उसके कांटेक्ट में तो पेनिस आ जाएगा ना। जब उसके कांटेक्ट में आ जाएगा भैया तो इस फीमेल को एसटीडी इस मेल को हो जाएगा। तो ये इसको क्या करता है, कवर कर देता है कि स्पर्म अंदर ना जाए। लेकिन अगर इसके वेजाइना के बाहर अगर कोई फ्लूइड होगा और फीमेल को एसटीडी है तो इस फीमेल के पेनिस के अंदर भी क्या हो जाएगा, वो एसटीडी नामक बीमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। क्लियर है ना? जब भी इस पॉइंट को समझ में आ गया ना, क्यों नहीं, कैसे एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक पॉइंट मैं और आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ध्यान रख लोगे तो अच्छी बात है एकदम। जब भी मैं सर्वाइकल कैप, वॉल्स और डायफ्राम का यूज करता हूं ना तो मैं एक स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ यूज करूंगा इसे। और इस स्पर्मिसाइडल क्रीम का नाम क्या है, कोई बता सकता है? नोनोक्सिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना है, नोनोक्सिनोल। अच्छा क्यों इस क्रीम से यूज करते हैं? सपोज कि ये है सर्विक्स, ये है सर्विक्स, आप यहां पे, ये हुआ वेजाइना, आप यहां पे कैप लगा दिए, ये स्पर्म सपोज इसके अंदर गया, ये स्पर्म गया, इस पेनिस से स्पर्म गया, तो स्पर्म इधर से जाने की कोशिश करेगा और चला भी जाएगा, कुछ केस में चला जाएगा। इसीलिए इस केमिकल को क्या करते हैं, यहां पे लगा देते हैं। अच्छा इस केमिकल का काम क्या है कि ये स्पर्म को किल कर देगा। ये स्पर्म को क्या कर देगा, किल कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड क्या होता है। 2 मेथड और बचा है ना, केमिकल और सर्जिकल, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखो कितने आसानी तरीके से मैं समझा दिया हूं, अगर अच्छा लगा है ना तो आप चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना उन बच्चों तक जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लियर है ना? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।